नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और आज की इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है कि छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी, यानी कि छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले किसकी रचना में दिखाई पड़ी है। और यह प्रश्न यूपी जीडीसी 2008 की परीक्षा में पूछा गया है, तो आपको जवाब देना है। विकल्प आपके सामने है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प ए को लॉक किया जाए तो विकल्प ये मुकुटधर पांडे की रचनाओं में मिलता है। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए छायावाद की प्रवृत्ति सबसे पहले ना मुकुट में होती थी, तो ध्यान में रखिएगा। मुकुटधर पांडे की रचना में मिलता है, ध्यान में रखिएगा। और यही मुकुटधर पांडे हैं जिन्होंने छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है, और इन्हीं मुकुटधर पांडे और मधुसूदन गुप्त को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद का प्रवर्तक भी माना है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 है कि अपेक्षा पत्रिका के संपादक हैं। जवाब दीजिए। विकल्प आपके सामने है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प ए को लॉक किया जाए तो विकल्प ए तेज सिंह इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए अपेक्षा, आप जब भी कहते हैं ना कि इनकी अपेक्षा ये तेज है और इनकी अपेक्षा ये तेज है, तो जैसे राम की अपेक्षा श्याम तेज है, श्याम की अपेक्षा घनश्याम तेज है, तो ऐसे कुछ क्लू बना करके इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अपेक्षा तेज है ना। अब अपेक्षा फार अपेक्षा पत्रिका तेज फार तेज सिंह द्वारा है ना संपादक इसका किया गया है, संपादन किया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 है कि कल्पना पत्रिका के संस्थापक कौन थे। आपको जवाब देना है। विकल्प आपके सामने है, सोच समझकर विचार करिए, इसके बाद का जवाब दीजिए। तो धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी बद्री विशाल इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और बड़ी सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। बात करें कल्पना पत्रिका की, तो कल्पना पत्रिका का जो प्रकाशन होता था या इसका संपादन होता था हैदराबाद से होता था। 1949 ईस्वी में इसके जो संस्थापक थे आर्यन शर्मा थे। तो चूंकि आर्यन शर्मा इस विकल्प में है नहीं, आप ध्यान में रखिएगा, आर्यन शर्मा थे। और बद्री विशाल और इनके साथ जगदीश मित्तल, गौतम राय और मुनिंद्र अन्य सहायक भी थे, तो ध्यान में रख लीजिएगा। इस विकल्प के अनुसार बद्री विलास इज राइट आंसर है ना। ये कल्पना पत्रिका के सहायक थे, ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, और अगर देखा जाए संस्थापक की बात तो संस्थापक आर्यन शर्मा थे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4 बड़ा प्यारा सा प्रश्न है कि छाया पथ किस विधा की रचना है। जवाब आपको देना है। विकल्प आपके सामने है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए तो विकल्प सी गद्य काव्य इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब। अब बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। तो गद्य काव्य है, लेकिन अब आपका जवाब चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में कि छाया पथ गद्य काव्य तो है, लेकिन रचना किसकी है। कमेंट बॉक्स में फटाफट आप सब जवाब दीजिए। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प सी गद्य काव्य, और गद्य काव्य किसका है, तो बिल्कुल राय कृष्णदास का है। सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 बड़ा प्यारा सा प्रश्न है और बिल्कुल परीक्षाओं में उधम मचाने वाला प्रश्न है। ढेर सारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है और यहाँ पर भी देख रहे हैं यूपी जीडीसी 2008 की परीक्षा में पूछा गया है कि भक्तन को कहा सीकरी सो काम, यह किस कवि की उक्ति है। आपको जवाब देना है और आपका जवाब बड़े तेजी के साथ आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। कुम्भन दास इज राइट आंसर है ना। कैसे दिमाग को बैठाएंगे, तो मैंने 20 बार आपको उसको बताया है, भक्तन और कुम्भन। जहाँ पे देखिएगा भक्तन और उसके नीचे देखिएगा कुम्भन, तो कुम्भन को भक्तन से मिला देंगे, भक्तन को कुम्भन। भक्तन को कहाँ, तो भैया भक्तन को कहाँ कुम्भन, कुम्भन फार कुम्भन दास, ध्यान में रख लीजिएगा, उनकी ये पंक्ति है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 है कि सही युग्म का चयन कीजिए। और ये प्रश्न यूपी टीजीटी 2001 की परीक्षा में पूछा गया है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। इसका जवाब आपको देना है कौन सा युग्म सही है। तो एक युग्म सही है, उसी का चयन आपको करना है। बाकी शेष 3 जो है असंगत है, शुद्ध नहीं है। और आपका जवाब आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी मोहन राकेश की जो रचना है आखिरी चट्टान तक, बिल्कुल राइट आंसर है।
बात करें विकल्प ये, तो जो आप देख रहे हैं बिलायत की यात्रा, तो बिलायत की यात्रा भगवत शरण उपाध्याय का नहीं है, बल्कि बिलायत की यात्रा तो प्रताप वाला व्यक्ति करता है। इन्हीं की प्रताप नारायण मिश्र की रचना है, जो कि एक निबंध विधा है। ठीक है ना। तूफानों के बीच मैंने बताया था कि रांगे राघव फंसे, तूफानों के बीच रांगे राघव फंसे, तो रांगे राघव जी की रचना है। और हिमालय की यात्रा नागा करता है, तो नागा फॉर नागार्जुन को ध्यान में रखिएगा। और इन सभी रचना और रचनाकारों को बिल्कुल आप स्टार लगाकर अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, क्योंकि जो परीक्षा का स्तर है इन दिनों कहीं से भी और कुछ भी प्रश्न किसी भी रूप में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए प्रश्न के साथ है कि संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। बिल्कुल आपको जवाब देना। प्रश्न के साथ है कि संसद के किस अनुच्छेद के उपबंध के आधार पर संसद में जो कार्य है हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा, किस अनुच्छेद के अनुसार आपको जवाब देना है। विकल्प आपके सामने है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी अनुच्छेद 348 इज राइट आंसर। अनुच्छेद 348 348 इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी। कैसे दिमाग में इसको बैठाएंगे, तो बस बैठा लीजिएगा कि हिंदी और अंग्रेजी में 48 कार्य हैं, है ना। कहते हैं कि मेरे पास 48 कार्य हैं, तो 48 कार्य हैं, हिंदी अंग्रेजी में 48 कार्य। अब 48 का मतलब 348 यानी कि 348 अनुच्छेद में हिंदी या अंग्रेजी में, है ना। ये ध्यान में रखिएगा, संसद में कार्य की भाषा। ठीक है, चलिए ये लीजिए प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन पर आ गया कि संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस वर्ष सम्मिलित किया गया है। आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 8 का। और बड़े तेजी के साथ कुछ भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी 2003 इज राइट आंसर। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए यहाँ पे कर लीजिए डोडो लिली, डोडो लिली कब बोले 2003 में डोडो लिली, 2003 में डोडो लिली, यानी कि डोडो, डोडो फार दो में डोगरी, बोडो और डोगरी, डोडो है, और लिली मैथिली और संथाली, तो डोडो ले ली 2003 में मैंने डोडो ले ली। तो ऐसे कुछ किलो बना करके इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न का नाम कुटज निबंध के लेखक हैं। आपको जवाब देना है, विकल्प आपके सामने है और फटाफट आपका जवाब आ गया, अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। कुटज बोले भैया कुटज 1000 हैं। अब 1000 हैं तो 1 2 नहीं बल्कि 64,000 हैं। और 64 की बात आते ही 1964 ईस्वी में लिखा गया निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। ठीक है, तो कुटज 64,000 है, 1000 पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 10 प्रशिष्ट उपन्यास किस विषय पर केंद्रित है। इस तरह से भी आपके परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलता है, कोई उपन्यास, रचना, कहानी दे दी जाती है और पुस्तक किस विषय पर केंद्रित है। तो जवाब दीजिए प्रशिष्ट उपन्यास किस विषय पर केंद्रित है। और आपका बड़ा प्यारा सा जवाब आया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी राजनीति इज राइट आंसर, है ना। और देखिए आज की प्रशिष्टि जो है ना बिल्कुल राजनीति पे टिकी हुई है, हर जगह राजनीति होती है ना। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, एवं सेवा हो, कुछ भी हो, हर जगह राजनीति है। तो ध्यान में रखिएगा प्रशिष्टि राजनीति, प्रशिष्टि राजनीति। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11 कि वाक पत्रिका के वर्तमान संपादक कौन है। आपको जवाब देना है। और ये तो प्रश्न रटाया है मेरे द्वारा, अभी हाल ही में जो प्रस्तुति चल रही थी पत्रकारिता की, उसमें भी ये प्रश्न था और आपका जवाब आ गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। सुधीर पचौरी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, है ना। मैंने आपको बताया था कि वाक ऐसी बोलो जो पचौरी हो, पचने वाली हो, और कुछ लोग ऐसी वाक बोलते हैं, ऐसी बात बोलते हैं कि जो पचौरी नहीं होती, नहीं पचने वाली नहीं होती है ना। खूब बढ़ा चढ़ा के कहते हैं कि मेरे तो भैया 99 नंबर आए थे हाई स्कूल में, तो 99 नंबर आए होते हाई स्कूल में, तो अब तक क्या कर रहे हो। तो कुछ ऐसी बातें होती जो पचौरी नहीं होती हैं, तो वाक पचौरी होना चाहिए, ये ध्यान में आप रखेंगे। ठीक है, पचौरी फार सुधीर पचौरी जी की एक पत्रिका है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, प्रश्न के 12 थोड़ा सा हटकर प्रश्न है कि पाली पद की बहुमान उत्पत्ति, जो कि यूपी जीडीसी 2008 की परीक्षा में पूछा गया है कि पाल शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। आपको जवाब देना है, तो थोड़ा सा सोच समझकर विचार करके जवाब दीजिएगा। और आपका जवाब भी आ गया, सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। पहले देखिए पर्याय हुआ, अब पर्याय से रा का ला हो गया तो पाल याल हो याय हो गया, फिर जो है जो या था अंतिम या का ला में हो गया तो पाली याली हो गई, और फिर पाल और ला ली एक बचा और हो गया पाली। तो पर्याय, फिर पाली आय, फिर पाली आली और पाली। इस तरह से जो पाली शब्द की बहुमान उत्पत्ति मानी जाती है,
ध्यान रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा कि परी याय, पाली याय, पाली याली और पाली। ठीक है, चलिए। प्रश्न 13 है कि पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण है, यानी कि पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण कौन है? आपको जवाब देना है। विकल्प आपके सामने है और ये प्रश्न यूपीजीडीसी 2008 की परीक्षा में पूछा गया है। तो आपका जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए कच्चायन इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए? तो देखिए, जो पाली का व्याकरण है ना, वो पाली का व्याकरण जो है वो कच्चा है, तो कच्चा फार कच्चायन को ध्यान में रख लीजिएगा कि पाली भाषा के सर्वप्रधान व्याकरण कौन है? कच्चायन है। ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 14 है कि रचना के दृश्य क्रिया के भेद हैं, यानी कि रचना के दृश्य क्रिया के कितने भेद हैं? और ये प्रश्न यूपी पीसीएस 2013 में भी पूछा गया है। तो आपका जवाब भी आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। 2 भेद होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना? तो मूल क्रिया और यौगिक क्रिया, ये ध्यान में आप रखिएगा। तो रचना के दृश्य क्रिया के 2 भेद इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 15 की यारा लावा व्यंजनों को कहते हैं, ये भी प्रश्न यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया है कि यारा लावा जो व्यंजन है इसे क्या कहते हैं? आपका जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी अंतस्थ व्यंजन। और मैंने आपको बताया था कि यारों में लब है, तो यारों में लब है क्योंकि वो अंतस्थ हैं, अंतस्थ होंगे, बहुत करीब होंगे, उन्हीं में तो लब होगा। तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और स्पर्श व्यंजन आपने देखा, कासेमा तक के जो हैं वो स्पर्श व्यंजन है, उस व्यंजन सासाहा, ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 16 कि सदियों का संताप किस कवि की कृति है? आपको जवाब देना है कि सदियों का संताप किस कवि की कृति है। और आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। ओम प्रकाश वाल्मीकि इज राइट आंसर, है ना? बिल्कुल सही जवाब है। और कैसे इसको दिमाग में आपको बैठाना है, तो आप एक ट्रिक बनाइएगा कि सदियों का संताप कौन झेल रहा है? बोले सर वाल्मीकि झेल रहा है, तो वाल्मीकि फार ओम प्रकाश वाल्मीकि को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 17 है कि मन्नू भंडारी ने अपनी किस कृति का स्वयं नाट्य रूपांतरण किया है? और ये आप देख रहे हैं राजस्थान टीजीटी 2011 की परीक्षा में पूछा गया है कि मन्नू भंडारी ने अपनी किस कृति का स्वयं नाट्य में रूपांतरण किया है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वो उपन्यास है और उस उपन्यास का नाटक में रूपांतरण किया है। आपको जवाब देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी महाभोज इज राइट आंसर, है ना? तो मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया जो उपन्यास था महाभोज 1979 ईस्वी में लिखा गया था, ध्यान में रखिएगा। और इसी उपन्यास का 4 वर्ष बाद यानी कि 1983 ईस्वी में इसका नाट्य रूपांतरण इसी नाम से किया गया था, महाभोज नाम से ही। तो ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न किसी भी रूप में आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 18 है कि देव रचित अष्टयाम ग्रंथ की विषय वस्तु है। अब देव रचित अष्टयाम ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है? और ये प्रश्न राजस्थान टीजीटी 2011 की परीक्षा में पूछा गया है। तो आपका जवाब भी सही आना चाहिए। और आपका जवाब भी आ गया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन इज राइट आंसर, है ना? कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए? तो देखिए, बात करते हैं ना देव, तो देव में अष्टायाम क्या होता है? देव में अष्टायाम विलास होता है। तो देव क्या करते हैं कि अष्टायाम नायक नायिकाओं के साथ विलास करते हैं। तो ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 19 है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस ईस्वी सन में हुई? आपको जवाब देना है। यूपीजीडीसी 2012 की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है कि जो भारत सरकार के अधीन शिक्षा मंत्रालय है उसमें वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपको जवाब देना है। बड़ा प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और आप सबका जवाब भी आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। 1961 इज राइट आंसर। बिल्कुल, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली बोले 61 है। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली 61 फार 1961 को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 20 है कि लाठी शब्द का अर्थ सहारा अर्थ विकास की किस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है? आपको जवाब देना है कि लाठी शब्द का अर्थ सहारा अर्थ विकास की किस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। यूपीजीडीसी 2012 में प्रश्न पूछा गया है और आपका जवाब भी आ गया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए।
आमूर्तिकरण इज राइट आंसर, है ना, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। प्रश्न संख्या 21 है कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है, और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2013 की परीक्षा में पूछा गया है। तो आपका जवाब भी आ गया कि विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए 13 स्वर, 39 व्यंजन और कुल 52 वर्ण है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 22 है कि अकाल में सारस किस कवि का कविता संग्रह है। आपको जवाब देना है कि अकाल में सारस किस कवि का कविता संग्रह है, आपको जवाब देना है। और आपका जवाब भी आ गया अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, केदारनाथ सिंह इज राइट आंसर, है ना। देखिए अकाल में सारस और सिंह, अकाल में सारस और सिंह दिखाई देते हैं। तो आपने देखा होगा ना, लोग कहते हैं कि शेर और श्यार, बकरी और शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते हैं, तो इसका मतलब है कुछ परेशानी है, कुछ दिक्कत है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, अकाल में सारस और सिंह एक साथ हैं। तो सारस फार अकाल में सारस और सिंह फार केदारनाथ सिंह को ध्यान में रखिएगा, और बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। और इस कृति पर ध्यान में रखिएगा, वर्ष 1989 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न का 23 है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ, यानी कि कब प्रकाशित हुआ। यूपी पीजीटी 2004 की परीक्षा में पूछा गया है। तो आपका जवाब भी आ गया सर, विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी 1826 इज राइट आंसर। देखिए उदंड व्यक्ति कै वर्ष तक रहते हैं, बोले सर 26 वर्ष तक रहते हैं। तो 26 पार 1826 को ध्यान में रख लीजिएगा। पंडित जुगल किशोर इसके संपादक थे। एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और कलकत्ता से प्रकाशित होता था। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 24 है कि आचार्य शुक्ल ने एडविन अर्लाड के आख्यान काव्य जिसका नाम है लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र नाम से किस भाषा में अनुवाद किया। यूपी पीजीटी 2004 की परीक्षा में पूछा गया। आपका जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, ब्रज भाषा इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 25 है कि हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ। आपका जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी बनारस इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो बात करें हंस पत्रिका की, तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा इसका प्रकाशन होता था वर्ष 1930 में बनारस से, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 26 है कि पद्मावत में कुल सर्गों यानी खंडों की संख्या है, यानी कि पद्मावत में कुल कितने सर्ग या खंड हैं। तो सर्ग तो नहीं है, खंड ही है। कितने खंड हैं आपको जवाब देना है। यूपीजीडीसी 2010 की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था और आपका जवाब भी आ गया सर, विकल्प को लॉक किया जाए। विकल्प 57 इज राइट आंसर। और बात करें पद्मावत, तो पद्मावत के रचनाकार कौन है, जयसिंह है, ये ध्यान में रखिएगा। कब रचना हुई, 1540 ईस्वी में, ये भी ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 27 है कि ब्रजभाषा है तो ब्रजवास ही ना अनुमानो, ऐसे ऐसे कबिन की बानी हो सो जानिए, यह किस कवि की उक्ति है। आपको जवाब देना है और आपका जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी भिखारी दास इज राइट आंसर। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, तो देखिए ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास कौन करता है, बोले सर ब्रजभाषा हेतु ब्रज में वास तो भिखारी करता है। ब्रजभाषा हेतु ब्रज में वास भिखारी करता है, तो भिखारी फार भिखारी दास को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 28 है कि बोलगा से गंगा विधा की दृश्य से, है ना, कौन सी रचना है, यानी कि बोलगा से गंगा किस विधा की रचना है। यूपीजीडीसी 2012 में प्रश्न पूछा गया है और ढेर सारे भाई बहन लपक के विकल्प डी पे पहुंच गए, यात्रा संस्मरण पर। तो बिल्कुल गलत है, विकल्प बी कथा इज राइट आंसर, है ना। तो देखिए इस तरह से कभी कभी कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं जो आपको भटकाने का काम करते हैं, है ना। तो बिल्कुल कथा है, और कथा में बात की जाए तो कहानी संग्रह है, किसका है, राहुल संकृतायन द्वारा लिखा गया है। ये ध्यान में आप रखिएगा कि बोलगा से गंगा कहानी संग्रह है राहुल संकृतायन जी की, तो इसलिए विकल्प बी कथा इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 29 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है। यूपीजीडीसी 2012 की परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न, और आपका जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए। सूर्यकृत भ्रमर गीत इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, है ना। देखिए ध्वनि काव्य कौन, भ्रमर का। देखिए क्योंकि भ्रमर का ध्वनि बड़ा अच्छा लगता है, तो वही ध्यान में रखिएगा, ध्वनि का भ्रमर का, भ्रमर फार सूर्य का भ्रमर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 30 है कि झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है।
और आपका जवाब आ गया अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, माता प्रसाद गुप्त इज राइट आंसर, है ना। अब झोपड़ी से राजभवन में कौन पहुंचेगी? बोले सर झोपड़ी से राजभवन में माता पहुंचेगी, तो माता फार माता प्रसाद गुप्त को ध्यान में रखिएगा। जब हम आप चयनित हो जाते हैं तो जो भी हमारी परेशानियां हैं, जो भी हमारी मुसीबतें हैं, जो भी हमारे संसाधन है ना, वो संसाधन बेटर से बेटर हो जाते हैं। तो झोपड़ी से राजभवन माता पहुंचती है हमारे आपके परिश्रम से, हमारे आपके मेहनत से, हमारे आपके सिलेक्शन से। ठीक है, चलिए प्रश्न कहते हैं कि राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं? आपको जवाब देना है और आपका जवाब फौरन आगे अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, 12 इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो राजभाषा 1976 में कुल नियम 12, कुल नियम 12 ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 32 है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपको जवाब देना है, विकल्प आपके सामने है और बड़े तेजी के साथ ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, तो विकल्प डी अनुच्छेद 348 इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी। और अभी आपने देखा था ना कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों भाषा का कार्य जो है इसी अनुच्छेद में है, यानी कि 348 अनुच्छेद। ठीक है, चलिए प्रश्न 33 है कि हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण हेतु संस्कृत शब्दों को प्राथमिकता देते हुए उपयोगी शब्द ग्रहण किए जाते हैं, कहाँ से? तो ये प्रश्न यूपीजीडीसी 2008 की परीक्षा में पूछा गया है और आपका जवाब भी आ गया अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, सभी मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं से, है ना। जब भी वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली का निर्माण किया जाता है संस्कृत के शब्दों के लिए, तो जितनी भी भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं सभी से शब्द लिया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 34 है कि मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि में है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा 4 विकल्प कहलाता है या किसके अंतर्गत आता है। ये प्रश्न यूपी जीडीसी 2008 में पूछा गया है, तो आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम पद के क्रियापद का संबंध व्यक्त करता है। तो जो भी मेरे भाई बहन अच्छे से व्याकरण पढ़े होंगे तो जान जाते हैं कारक का मतलब होता है कि बिल्कुल संबंध को दर्शाना। ठीक है ना, अधिकरण का आधार, क्रिया का आधार, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। करण का क्रिया और कर्ता के संबंध, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। जो सहायक होता है, क्रिया के सहायक होता है, उसे करण कहते हैं। तो इस तरह से आप मजबूती से पढ़िएगा। ठीक है ना, विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न 35 है कि साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा गया है? आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 35 आप सबके स्क्रीन पर है कि साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा गया है और आपका जवाब भी आ गया अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, तो विकल्प सी घनानंद इज राइट आंसर, है ना। जो घना आनंद देगा ना वही साक्षात रस की मूर्ति है। तो रस की मूर्ति कौन है? जो बड़ा घना आनंद देता है, जो घना आनंद देगा वही रस की मूर्ति है। ठीक है, चलिए प्रश्न का 36 है कि राघव चेतन का संबंध है। अब राघव चेतन का संबंध किस रचना से है? आपको जवाब देना है। विकल्प आपके सामने है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, तो विकल्प डी पद्मावत इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। अब बड़ी सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है ना। तो देखिए राघव चेतन की बात करते हैं तो पद्मावत से है और कभी कभी पद्मावत के स्थान पर पद्मावती दे देता है, तो ध्यान रखिएगा पद्मावती पद्मावत की एक पात्रा है ना। पद्मावती रचना नहीं है बल्कि जायसी जी की जो रचना है पद्मावत है। अभी आपने देखा था 1540 में इसका रचना काल है और 57 खंड है। ठीक है, चलिए प्रश्न का 37 है कि कामायनी के आनंदवाद का दार्शनिक आधार है। अब कामायनी के जो आनंदवाद का दार्शनिक आधार क्या है आपको जवाब देना है। बात करें कामायनी, रचना प्रसाद जी की है, 1935 में लिखी गई है। कामना करती भगवान 3-5 ना हो, ये ध्यान में रखिएगा। 15 सर्ग हैं, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, सब आप ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। कह रहे कि आनंदवाद का दार्शनिक आधार क्या है? आपका जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, शैवागम इज राइट आंसर। जब शैव का आगम होता है, शैव आगम होता है, तब आनंद होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न के 38 है कि बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या है? ये प्रश्न यूपी जीडीसी 2010 की परीक्षा में पूछा गया है कि बिहारी की सतसई का प्रमुख कारण क्या है।
तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आना शुरू हो गया है कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, कल्पना की समाहार शक्ति इज राइट आंसर। और जिस कवि में कल्पना की जितनी समाहार शक्ति होगी वह उतना ही अच्छा मुक्तक रचना कर सकता है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कथन कहा है। तो स्टार लगाकर दबा कर अपने नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 39 है कि बोधी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन सा था। जवाब दीजिए फटाफट प्रश्न संख्या 39 का कि बोधी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था। आपका जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, मतीराम इज राइट आंसर, है ना। जो बोधी नरेश है ना उनके मत में राम थे, बोधी नरेश के मत में राम थे, तो मत में राम फॉर मतीराम को ध्यान में रखिएगा। और मैंने इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति आपको बताई थी कि कुंदन का रंग फीको लागो, जब मत में राम होंगे ना तो कुंदन का रंग फीको लगेगा, ऐ ध्यान में रखिएगा। ऐसे स्टार लगाकर इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 40 है कि कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ जो नागरी प्रचारी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था उसका नाम था, यानी कि कामता प्रसाद गुरु द्वारा लिखा गया व्याकरण था उसका क्या नाम है। आपको जवाब देना प्रश्न संख्या 40 में। और आपका जवाब भी आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, हिंदी व्याकरण इज राइट आंसर, है ना। तो कामता प्रसाद गुरु द्वारा लिखा गया हिंदी व्याकरण, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 41 है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो इसमें तो आपको बहुत दिमाग खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फौरन आपका जवाब भी आ गया अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, ब्रह्मी लिपि इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 42 है सुनीत कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को किस शाखा के भीतर रखा है। ये प्रश्न यूपीजीडीसी 2010 में पूछा गया था और आपका जवाब भी आ गया अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, प्राच्य इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 43 से सर्वनाम का रूपांतर किस कारण से नहीं होता है। तो आपका जवाब भी आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, लिंग इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो सर्वनाम शब्द होता है ना इसका रूपांतर लिंग के आधार पर नहीं होता है। जैसे आप स्त्रीलिंग के लिए भी वह कहते हैं और पुल्लिंग के लिए भी वह कहते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो सर्वनाम शब्द है उसका लिंग के आधार पर रूपांतरण नहीं होता है। स्टार लगाकर नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोटा सा है लेकिन बड़ी बड़ी परीक्षाओं में बड़ी गंभीर चोट करता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 44 है कि हिंदी के सर्वनाम में कारक के कितने भेद होते हैं। यानी कि जो कारक है ना एक कारक के कितने सर्वनाम में कितने कारक होते हैं। तो आपका जवाब भी आ गया कि विकल्प डी 6 इज राइट आंसर। और सर्वनाम के 6 भेद भी होते हैं और सर्वनाम की संख्या जो कुल होती है 11 होती है। ध्यान में रख लीजिएगा, कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि सर्वनाम कितने हैं, तो 11 है। सर्वनाम के भेद कितने हैं, 6 हैं। सर्वनाम में कारक कितने होते हैं, 6 हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 45 है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। ये प्रश्न यूपीपीजीटी 2004 में पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा है। प्रश्न संख्या 45 का जवाब आपका आ गया कि सर विकल्प को लॉक किया जाए, जेसुआ केटलर, जेसुआ केटलर। अब देखिए हिंदी का पहला व्याकरण जो लिखते हैं ना वो केटलर होते हैं। कौन है, केटलर है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 46 है कि हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का स्वरूप कैसा था। यानी कि हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी कलकत्ता से प्रकाशित होता था, तो वो किसका स्वरूप क्या था। और आपका जवाब आ गया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, साप्ताहिक इज राइट आंसर। पंडित जुगल किशोर तिवारी, ध्यान में रखिएगा पंडित जुगल किशोर द्वारा उसका संपादन किया जाता था, जो कि कानपुर के निवासी थे, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 47 है कि निम्नलिखित शब्द युग्म में कौन असंगत है। तो इसका जवाब आपको देना है और ये प्रश्न यूपीपीजीटी 2004 की परीक्षा में पूछा गया है, इनमें कौन सा असंगत है। और आपका जवाब आ गया कि सर प्रश्न संख्या 47 का जो विकल्प डी है इसको लॉक किया जाए। कारतूस शब्द की बात करते हैं ना तो फ्रेंच भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। अफसोस फारसी है, कैंची तुर्की है, गमला पुर्तगाली है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। और मित्रों इन दिनों अगर देखा जाए ना तो ढेर सारी किताब मार्केट में है और बहुत सी गलतियां हैं, तो थोड़ा सा आप लोग जो मूल किताब है उसको भी देखिएगा, उसके आधार से आप तैयारी करिएगा। कभी कभी इस तरह की गलतियां देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 48 है कि प्रसिद्ध कहानीकार विजयदान देथा कि उस कहानी का नाम क्या है जिस पर अमोल पालेकर ने पहली नाम से फिल्म बनाई है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
और आपने देखा होगा कि विजय दान देथा का नाम सुर्खियों में उस समय चल रहा था, है ना। तो इनकी एक कहानी है, उसका नाम बताइए, जिस पर एक फिल्म बनी है पहेली। तो आपका जवाब आ गया कि सर ये प्रश्न बड़ा दुविधा में डाल दिया। बिल्कुल, और पहेली अगर कोई आपसे पूछ ले तो दुविधा में आप पड़ जाते हैं। तो पहेली और दुविधा ध्यान में रख लीजिएगा। आपसे कोई पहेली पूछ ले तो आप दुविधा में पड़ जाते हैं कि ये है कि ये है, और कभी कभी लोग कह देते हैं पहेली ना बुझाओ, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, पहेली दुविधा। दुविधा विजय दान देथा की कहानी का नाम है दुविधा, और इसी पे फिल्म बनी है पहेली। ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये लीजिए, प्रश्न संख्या 49 आपके स्क्रीन पर आ गया। बड़ा छोटा सा प्रश्न है कि अपर रूप का कवि कहते हैं। तो अपर रूप का कवि किसे कहते हैं? आपका जवाब भी आ गया, अक्षर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विद्यापति को कहते हैं, है ना। अपर रूप का कवि कौन है? जिसके पास विद्या है, जो विद्या का पति है वही अपर रूप का कवि है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 50 है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नांकित नाटकों में से कौन सा उनका मौलिक नाटक नहीं वरन अनुदित नाटक है? यानी कि कौन सा एक नाटक है जिसको इन्होंने अनुवाद किया है? तो आपका जवाब भी आ गया, विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प सी रत्नावली इज राइट आंसर। बात करें रत्नावली की, तो रत्नावली जो ना श्री हर्ष जी की संस्कृत में रचना है, ध्यान में रखिएगा। श्री हर्ष का जो नाटक है रत्नावली, उसी का अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 1868 ईस्वी में किया था रत्नावली शीर्षक से, तो ध्यान में रखिएगा। बाकी भारत दुर्दशा, है ना, भारत की दुर्दशा 80 वर्ष में होती है। श्री चंद्रावली विशेष विस्तम इनकी मौलिक रचना है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 51 है कि मान स्वर कितने होते हैं? अब आपको जवाब देना है कि मान स्वर कितने हैं। आपका जवाब आ गया, अक्षर विकल्प डी को लॉक किया जाए, 8 इज राइट आंसर। जो मान स्वर होते हैं वो 8 होते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 52 है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो आपका जवाब आना चाहिए, और अच्छी खासी संख्या आप सबकी है। प्रत्येक दिन सुबह आप सब जुड़ते हैं, और आप सब जुड़ते हैं तो मुझे भी बहुत एनर्जी मिलती है। आप सबके लिए दुगना कुछ करने की जो है प्रेरणा मिलती है, और मेरे अंदर ऊर्जा आती है। तो इसलिए आप सब अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने का प्रयास करें। जैसे जैसे आपकी संख्या बढ़ेगी हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, और हम आप सबके लिए उतना अधिक कुछ करेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल आपका जवाब आ गया कि सर प्रश्न संख्या 52 का जो जवाब था विकल्प ए सुनीत कुमार चटर्जी इज राइट आंसर, है ना। तो देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि की स्वीकार करने का सुझाव सुनीति है ना। सुंदर नीति क्या है कि देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार कर लो, ये सुनीति है, सुंदर नीति है। तो ऐसे कुछ क्लू बना लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 53 है कि माटी की मूर्ति शीर्षक से रेखाचित्र के लेखक, है ना, किस लेखक ने लिखा है? यानी कि माटी की मूर्ति किसकी रचना है? सीधा सा प्रश्न है कि माटी की मूर्ति किसकी रचना है। और मैंने आपको बताया था कि माटी की मूर्ति मिल जाए तो उसको वृक्ष के नीचे डाल दो। तो वृक्ष फार रामवृक्ष बेनीपुर जी की रचना है। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, और निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 54 है कि परिंदे कहानी को हिंदी की पहली कहानी किस आलोचक ने माना है ना। यानी कि परिंदा जो कहानी है निर्मल वर्मा की, है ना, तो इस कहानी को पहली कहानी किसने माना है? आपका जवाब आना चाहिए, और आपका जवाब आ गया, सर विकल्प को लॉक किया जाए, नामवर सिंह इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए? तो देखिए जो परिंदे होते हैं ना, इसको पहली कहानी मानेगा जो नामवर, तो नामवर व्यक्ति परिंदे को भी पहली कहानी मान लेता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 55 बड़ा प्यारा सा प्रश्न है कि मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? तो देखिए आपको जवाब देना है, और जब मित्र का संवाद होता है ना, तो मित्र के संवाद में क्या होता है? विलास होता है। तो विलास फार विलास रामविलास शर्मा और केदार, है ना। तो विलास, मित्र के संवाद विलास के होते हैं, विलास फार विलास शर्मा, के फार केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 56 है कि लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका हैं। यानी कि लगता नहीं दिल मेरा किसकी आत्मकथा है? और आपका जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, विकल्प ए कृष्णा अग्निहोत्री इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब, और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है ना। लगता नहीं है दिल मेरा, बोले कृष्ण की अग्नि में। अब कृष्ण के विरह की अग्नि में दिल नहीं लगेगा, गोपिकाओं का, है ना, ऐसे कुछ क्लू बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए
प्रश्न संख्या 57 है कि हिंदी जात की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है। अब हिंदी जात की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है, तो आपका जवाब आ गया अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, रामविलास शर्मा इज राइट आंसर। अब हिंदी जात की अवधारणा के पुरस्कर्ता, तो हिंदी जात की अवधारणा में विलास करो, हिंदी जात की अवधारणा में विलास करो, तो विलास फॉर रामविलास शर्मा की है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 58 है कि इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 58 का कि कौन सी जो भाषा है जो कि भारतीय 8वीं सूची में नहीं है। प्रश्न संख्या 58 का जवाब आपको देना है। और धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, तो विकल्प बी भोजपुरी इज राइट आंसर। ठीक है ना, भोजपुरी का जो नामकरण भोजपुरी रेमंड ने किया है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 59 है कि इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही, है ना। एक ऐसी कृति है जो कि प्रतिबंधित रही, जिस पर रोक लग गया था, आपको जवाब देना है। और आपका जवाब आ गया अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, चिनगारियाँ इज राइट आंसर, है ना। एक चिनगारियाँ रचना को जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 60 है कि जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा की लेखिका हैं, यानी कि जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, इसके लेखक कौन है, इस कहानी संग्रह के लेखक या लेखिका कौन है, आपको जवाब देना है। और फौरन आपका जवाब आ गया अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी चित्रा मुदगल इज राइट आंसर। और इस प्रश्न की चर्चा 4-5 बार हम लोग कर चुके हैं, है ना। जब कहानी विधा पढ़ा रहे थे तो भी मैंने चर्चा किया था, और एक जब मॉडल पेपर चल रहा था उसमें भी मैंने चर्चा किया था कि जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। तो भैया जब जगदम्बा बाबू गांव आएंगे ना, तो जगदम्बा बाबू का एक चित्र बन जाता है कि उनकी बड़ी बड़ी मूछें होंगी, घोड़े पर बैठ के आएंगे, है ना, पगड़ी बांधे होंगे, हाथ में भाला लिए होंगे, त्रिशूल लिए होंगे, तो ऐसा कुछ चित्र बन जाता है। तो चित्रकार चित्रा मुदगल को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 61 है कि विस्मय या आश्चर्य किस रस का अस्थायी भाव है ना, यानी कि विस्मय या आश्चर्य किस रस का अस्थायी भाव है। और आपका जवाब आ गया अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, अद्भुत रस। और अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य होता है, वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है, हास रस का अस्थायी भाव हास होता है, और रद रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, बिल्कुल सही जवाब। और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है, तो आपको अपनी तैयारी को इसी तरह से और बेहतर से बेहतर करना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 61 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूर्य काव्य की ऐसी कौन सी बड़ी भारी विशेषता है जो तुलसीदास में उतनी नहीं है। देखिए, प्यारा प्रश्न है और एक कंपैरेटिव टाइप का प्रश्न है। तुलना इसमें की जा रही है आचार्य शुक्ल जी के अनुसार कि सूर्य के काव्य में कौन सी विशेषता बड़ी भारी मात्रा में है और जो तुलसी में नहीं है। अब जवाब आप दीजिए प्रश्न संख्या 61 का। थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, लेकिन जवाब आपका बड़ा सुंदर आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, नवीन प्रसंगों की उद्भावना, है ना। ये बिल्कुल सूरदास में है, लेकिन तुलसीदास में नहीं है ना। तो सूरदास जी नवीन प्रसंगों की उद्भावना करने में सिद्धास्त थे, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 63 है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचार को स्पष्टतः समझ सकता है। यह परिभाषा किसकी है। और यह प्रश्न यूपी जीडीसी 2012 में पूछा गया है कि भाषा वह साधन या माध्यम। मैंने आपको बताया था कि साधन व माध्यम तो गुरु है, गुरु फॉर कामता प्रसाद गुरु इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, बिल्कुल सही जवाब। और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। कैसे इसको दिमाग में बैठाना है, तो देखिए, वह साधन या माध्यम कौन है, तो साधन या माध्यम गुरु है, जो आपकी नैया को पार लगाएगा और आपका जो वेतन है ना 70,000 दिलवाएगा, आपका सिलेक्शन करवाएगा, गुरु है। तो जिस भी गुरु से आप लोग पढ़ रहे हैं, पूर्ण निष्ठा के साथ पढ़ें, पूर्ण श्रद्धा के साथ पढ़ें। और जहाँ से भी पढ़ रहे हैं मित्रों, एक बात बिल्कुल सही आपको बता दें, यूट्यूब पे जो भी आपके लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा बहुत जो कुछ कर रहा है, वो बहुत परिश्रम के बाद आपके लिए करता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। इसलिए सबका सम्मान करिए, सबके साथ प्रेम सद्भावना के साथ आप पढ़िए और अपनी तैयारी को निखारिए। ठीक है, तो फिलहाल आपका जवाब जो था विकल्प ये कामता प्रसाद गुरु इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 64 है कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं। यूपी जीडीसी 2012 में प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न संख्या 64 आपके स्क्रीन पर बिल्कुल ठहरा हुआ है, आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है। और आपका जवाब आ गया
कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर, है ना। लोकनायक वही है जो समन्वय करने की हजार धैर्य रखा हो, हजार धैर्य, हजार पार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 65 है कि भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमतवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य ने की है। यूपीजीडीसी 2012 में प्रश्न पूछा गया है और मेरे द्वारा भी ये 5 से 7 बार इस प्रश्न को बिल्कुल बताया गया है, बार बार बताया गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। अनुमतवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य ने की है। और आपने बताया भी था, मैंने बताया था कि अनुमत होती है जब शंका होगी तो अनु होगा, अनुमत होगी अनुमन, है ना। और आपने बताया था कि शंख बजाने की अनुमति लीजिए, तो शंकु शंकु अनुमति लीजिए शंख बजाने की, इसको बैठाइए, या शंका है तो अनुमान लगाएंगे, शंकु अनु अनुमति, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 66 है कि सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी बड़े विवाद को जन्म दिया था। यूपीजीडीसी 2010 में प्रश्न पूछा गया है कि सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने ग्रंथ में देव बड़े हैं बिहारी बड़े हैं विवाद को जन्म दिया था। तो आपका जवाब फौरन आ गया, सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। मिश्र बंधु द्वारा जो लिखी गई रचना हिंदी नवरत्न, यहीं से देव बड़े या बिहारी बड़े विवाद उत्पन्न हुआ था, जन्म लिया था, ध्यान में रखिएगा। और इस प्रश्न की चर्चा भी हम लोग 4-5 बार कर चुके हैं। तो मित्रों, जो भी भाई बहन मेरे साथ काफ़ी दिनों से जुड़े हैं वो इस चीज़ को सॉरी मित्रों, वो इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं कि मैंने जो सामान्य और साधारण स्तर के जितने भी प्रश्न हैं किसी भी प्रश्न को नहीं छोड़ा है। हाँ, कुछ नवीन प्रश्न हैं, थोड़ा सा समय का अभाव है, उनका निर्माण मेरे द्वारा अभी तक नहीं किया जा सका है, लेकिन आने वाले समय में ऐसे प्रश्नों को भी खोज कर, ढूंढ कर, निकाल कर आपके लिए प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 67 की तरफ कि बांधा था विद को किसने, इन काली जंजीरों से मणि वाले फड़ियों का मुख क्या भरा हुआ हीरो से, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। यूपीजीडीसी 2012 में प्रश्न पूछा गया है और बड़ा प्यारा सा विकल्प आपके सामने 4 है, तो बिल्कुल आपको समझने में तनिक भी देरी नहीं लगेगी और आपका जवाब भी आ गया कि सर रूपका अतिशयोक्ति इज राइट आंसर। इसमें रूपक है और रूपक के साथ साथ अतिशयोक्ति है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 68 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की। कई बार मैंने इस प्रश्न का जिक्र किया है, तो प्रथम उत्थान पलक झपते ही आप इसका जवाब बनाएं कि सर संमत 1925 से 1950 विक्रम संमत इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 69 है कि देव कवि किस जिले के थे, यानी कि देव कवि का जन्म किस जिले में हुआ था। ये प्रश्न भी आपको रटाया गया है और आपका जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, इटावा इज राइट आंसर। देवा 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 इटावा, देवा देवा है ना, वाह, इटावा में वाह है, देवा देवा, ठीक है। चलिए, सॉरी मित्रों, अब प्रश्न संख्या 70 है कि अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है। आपका जवाब आना चाहिए। प्रश्न संख्या 70 आपके स्क्रीन पर है कि अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है। आपका जवाब भी आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी मलिक मोहम्मद जायसी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 71 है कि आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं, और मैंने आपको बताया था और आपका जवाब भी आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, तो विकल्प डी पुर्तगाली इज राइट आंसर। मैंने आपको बताया था कोई आपको अगर आप आल्पिन चुभो देगा ना तो आप उसको गाली देने लगेंगे, और आपका गमला कोई तोड़ देगा तो भैया महागाली देंगे आप उसको। तो गाली फार पुर्तगाली को ध्यान में रखिएगा। कोई तंबाकू खाएगा तो आप उसको गाली देंगे, तंबाकू भी है ना, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 72 है कि भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है। तो ये भी आपका रटा प्रश्न था कि नंददास को गड़िया और जड़िया कवि कहते हैं, तो नंददास इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 73 है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद, अब रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं आपको जवाब देना होगा। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न, यूपीटीजीटी 2013 में भी पूछा गया था, है ना। तो आपको जवाब देना होगा कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी 3 इज राइट आंसर। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, और 8 जो है रचना नहीं बल्कि अर्थ के आधार पर होते हैं, है ना। ये भी ध्यान में आप रखिएगा, कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है। चलिए,
प्रश्न का 74 है कि कत दिखाए कामनी दई, दामिनी को यह वाह, थर थरात सो थन फिरे फरफरात घनमाही। किस कवि की पंक्ति है? यूपीजीडीसी 2012 में पूछा गया है, आपको जवाब देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए तो विकल्प सी गुलाम नबी रसलीन इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो देखा कामनी में दामिनी में क्या है? लीन है। कामनी में और दामिनी में वो लीन है, तो लीन का मतलब हो गया रसलीन, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न का 75 है कि हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह मान्यता किसकी है? और यह प्रश्न यूपीजीडीसी 2012 में पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 75 का जवाब चाहिए और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, है ना। कैसे इसको दिमाग में रखेंगे? देखिए हिंदी में मध्यकाल के भक्ति आंदोलन की चिंतन की धारा, तो चिंतन की हजार धारा, चिंतन की हजार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न का 76 है कि दंडी के काव्य शास्त्री ग्रंथ का नाम, तो दंडी के काव्य शास्त्री ग्रंथ का नाम, आपका जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए तो विकल्प सी काव्यादर्शी राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न का 77 है कि सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक, तो नई पत्रिका यानी नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? तो नई कविता का संपादन विकल्प सी नरेश मेहता इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या 78 है कि खलटाई का दूसरा नाम क्या है? और यह प्रश्न यूपीजीडीसी 2012 में पूछा गया था, तो आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए तो विकल्प डी छत्तीसगढ़ी इज राइट आंसर, है ना। अब कैसे इसको दिमाग में रखा जाए? तो देखिए जो खलटाही होता है ना वो छत्तीसी होता है, तो छत्तीसी व्यक्ति खलटाही भी होता है। खलटाही माने खल भी होता है, दुष्ट भी होता है, तो खलटाही छत्तीसी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या 79 है कि स्वनिम का अर्थ है? ये प्रश्न यूपीजीडीसी 2012 में पूछा गया है और आपका जवाब भी आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए तो विकल्प डी स्वनिम का अर्थ ध्वनि होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या 80 है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा यानी कि रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की है? ये प्रश्न यूपीजीडीसी 2012 में पूछा गया था, तो आपका जवाब भी आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए विकल्प डी स्वांत सुखाय के लिए, स्वांत सुखाय इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या 81 है कि वृद्धों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? आपका जवाब आना चाहिए और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो वृद्धों का सामंजस्य कौन करते थे? राम जी करते थे। उनके जितने भी विरुद्ध थे उन वृद्धों के साथ भी सामंजस्य बैठाते थे, कौन? रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न का 82 कि किस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरवै चौपाई छंद बंध का प्रयोग हुआ है? ये प्रश्न यूपीजीडीसी 2012 में पूछा गया है, तो आपका जवाब आना चाहिए और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए तो नूर मोहम्मद इज राइट आंसर, है ना। देखिए बरवै चौपाई की बात करें तो बरवै चौपाई नूर है, बरवै चौपाई का नूर है, तो नूर फानूर मोहम्मद को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न का 83 है कि भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? अब भट्ट लोलट का द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? आपको जवाब देना है, तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि भट्ट लोलट उत्पत्ति के समय लुल लुल होता है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न का 84 काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचचते उक्ति के लेखक कौन है? तो कई बार प्रश्न की चर्चा हो चुकी है। काव्य शोभा करान बोले दंडी फार आचार दंडी को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न का 85 है कि सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है, तो आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए तो विकल्प ये पूर्वीपन इज राइट आंसर। देखिए जो सदल मिश्र है ना, तो आरा बिहार के रहने वाले थे और इनकी भाषा में पूर्वीपन था, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न का 86 है कि कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? तो आपका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए विकल्प सी प्रभाकर छोत्री इज राइट आंसर, है ना। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए? तो देखिए जो कविता की जो तीसरी आंख है ना, तो कविता की तीसरी आंख प्रभा करती है, तो कविता की तीसरी आंख प्रभा करती है, प्रभाकर ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा है?
तो आपका जवाब भी आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी गियर्सन इज ए राइट आंसर, है ना। देखिए भक्ति हिंदी को काव्य का स्वर्ण युग गियर्सन ने कहा है, ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 88 है कि हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है। अब हिंदी के काव्य भाषा समीक्षक का नाम क्या है? तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी राम स्वरूप चतुर्वेदी इज राइट आंसर, है ना। देखिए हिंदी के जो भाषा काव्य भाषा परक समीक्षक का स्वरूप होता है, काव्य भाषा समीक्षक स्वरूप फार राम स्वरूप चतुर्वेदी, ध्यान में रख लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 89 है कि संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? तो संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन क्या बोले सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी मुक्त बोध इज राइट आंसर। देखिए जो संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन मुक्ति चाहती है तो मुक्ति फार मुक्ति बोध को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 90 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? तो आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी केशवदास को, है ना। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 91 है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका? बोले सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, विश्वनाथ का। तो वाक्यम विश्वम मैंने आपको ऐसे ही रटाया है कि वाक्यम विश्वम। तो जहाँ पर देखिए वाक्यम रसात्मक काव्यम बोले विश्वम फॉर आचार्य विश्वनाथ का। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 92 है कि तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक कौन है? और आपका जवाब आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी हरिशंकर परसाई इज राइट आंसर। अब तुलसीदास चंदन घिसते हैं किसके लिए? बोले सर तुलसीदास चंदन घिसते हैं हरिशंकर के लिए, हरिशंकर और साईं के लिए। तो हरिशंकर साईं मैंने हरिशंकर परसाई, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 93 है कि कुटीचातन नाम से हिंदी के किस साहित्यकार ने निबंध लिखा है? तो कुटीचातन नाम से हिंदी के साहित्यकार ने निबंध लिखा अगेय, विकल्प बी अगेय इज राइट आंसर। कुटीचातन अगेय। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 94 है कि बांगुरू किस उपभाषा की बोली है? तो बांगुरू किस उपभाषा की बोली है? आपका जवाब आना चाहिए। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, विकल्प पश्चिमी हिंदी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 95 उदयभान चरित के लेखक कौन है? अब उदयभान चरित इसका एक नाम आप बताइए कौन सा नाम था? आपको देना है रानी खेती की कहानी इंसा अल्लाह खां, बिल्कुल विकल्प डी इंसा अल्लाह खां इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 96 कि अमन का राग के लेखक कौन है? आपका जवाब आ गया कि विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी शमशेर बहादुर सिंह इज राइट आंसर, है ना। अमन का राग कौन कर सकता है? बोले सर अमन का चयन का राग तो शेर कर सकता है, शेर फार शमशेर बहादुर सिंह, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 97 है कि कालक्रम अनुसार इन रचनाओं को सही क्रम में इंगित कीजिए। तो रचना को आपको इंगित करना है, सही क्रम में लगाना है। और आपका जवाब भी आ गया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। मृगावती की बात करते हैं तो बिल्कुल मृगावती 1501 ईस्वी में कहीं कहीं 3 मिलता है, पद्मावत 1540, मधुमालती की बात करते हैं 1545 और चित्रावली 1618। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। प्रश्न संख्या 98 है कि प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम। आपका जवाब आना चाहिए। यह प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, थोड़ा सा धुंधला सा आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप इसको सोच समझ करके जवाब दीजिएगा। और आप से ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। बात करें अर्धकथानक, तो अर्धकथानक 1941 में, टुकड़े टुकड़े दास्तान बिल्कुल अमृतलाल नागर का है 1986 में, ध्यान में रखिएगा। आज के अतीत को थोड़ा सा बाद में कर लीजिए और मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2001 में, आज के अतीत की बात करते हैं 2003 में लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा। फिलहाल इस विकल्प के अनुसार विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 99 है कि प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित महाकाव्यों का सही अनुक्रम बताइए। तो सही अनुक्रम बताना प्रश्न संख्या 99 में कि कौन सा रचना के अनुसार क्रम सही होगा। तो आपका जवाब आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। प्री प्रवास की बात करते हैं तो 1913-14 में, साकेत 1931 में, कामायनी 1935 में, और उर्वशी की बात अगर हम लोग करते हैं तो उर्वशी 1961 में। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था बिल्कुल सही जवाब, और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। प्रश्न संख्या 100 है कि स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण के स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। आपका जवाब फौरन आ गया कि सर विकल्प बिल्कुल डी को लॉक किया जाए, 5 इज राइट आंसर। कंटा कंता मुदो, कंठ तालु मूर्धन्य दंत ओष्ठ, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए
प्रश्न संख्या 101 है कि रामनाथ त्रिपाठी ने हिंदी, उर्दू, बंगला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं को संकलन कितने भागों में किया है? तो आपका जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, 8 भागों में किया है। और ये प्रश्न राजस्थान टीजीटी 2013 में पूछा गया है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसी तरह से फिर कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम, स्नेह, विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।